वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम DTFT के बारे में पढ़ेंगे। DTFT मतलब हो गया डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो ये जो टॉपिक होता है डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, अगर मैं बोलूं तो दोनों गेट के एग्जाम, आईएएस के एग्जाम और आपके एकेयू के एग्जाम, तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट नाउ अगर मैं आपके सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो पिछले 4 सालों में जो डिफरेंट डिफरेंट पेपर्स पूछे गए हैं डीएसपी के, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के, उनमें डीटीएफटी से इतने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे गए हैं। मतलब कितने, तो आपका अगर आप देख सको तो 1 मिनट पेन कर लेते हैं। 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है बीटेक 7 सेमेस्टर 2016 में, 17 में 14 मार्क्स का, और फिर 8 सेमेस्टर में 10 मार्क्स का, और 2019 में 7 सेमेस्टर में 25 मार्क्स के क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन कम इसलिए दिख रहा है क्योंकि एक और क्वेश्चन पूछा गया था 10 नंबर का जो जेट ट्रांसफॉर्म के साथ था। तो जब आप जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ लोगे तो वहां जेट ट्रांसफॉर्म और डीटीएफटी को यूज करके मिलाकर एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए वो वेटेज आपको कम दिख रहा है। अदरवाइज 10 मार्क्स से ऊपर नंबर के क्वेश्चन तो इस टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे ही जाने हैं। तो काफी सिंपल टॉपिक है, कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ेंगे और बस उसके बेसिस पे हमारा यह टॉपिक जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस कौन कौन से पूछे गए हैं एक बार क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे और फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हो बीटेक 7 सेमेस्टर 2016 में, जैसा मैंने आपको बताया कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन थे। अगर बात करूं बीटेक 7 सेमेस्टर 2017 की, तो एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन था यहाँ और एक 7 मार्क्स यानी 14 मार्क्स का क्वेश्चन था। ये जो सेकंड क्वेश्चन है डिफरेंस इक्वेशन, इसको 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको या तो आप डीटीएफटी का यूज करके सॉल्व कर सकते हो या जेट ट्रांसफॉर्म यूज करके सॉल्व कर सकते हो। तो इस लेक्चर के बाद हम जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। तो जब आप जेट ट्रांसफॉर्म पढ़ोगे तो वो आपको और आसान लगेगा क्योंकि डीटीएफटी का ही एक्सटेंशन है जेट ट्रांसफॉर्म। या कई बार लोग जेट ट्रांसफॉर्म आसानी से निकाल लेते हैं और वहां से डीटीएफटी पे आते हैं। तो जो आपको कंफर्टेबल लगे वहां से आप सॉल्व कर सकते हो डिफरेंस इक्वेशंस को। उसके बाद ये 2017 में 8 सेमेस्टर में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे, 2 2 4 प्लस 6 10 मार्क्स के, और ये 2019 में तो 25 मार्क्स का क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछ दिया गया था। तो ये 5 क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम एक एक करके कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। डीटीएफटी होता क्या है, कैसे इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, उसके बाद इनवर्स डीटीएफटी होता क्या है, और उसके बाद इन क्वेश्चंस को एक एक करके देख लेंगे कि किस तरीके से इनको हमें अटेम्प्ट लेना चाहिए था, ताकि आने वाले एग्जाम में आप काफी आसानी से कोई भी नए टाइप का क्वेश्चन भी अगर आए तो उन्हें भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक है नाम है आपका डीटीएफटी। अब सबसे पहले डीटीएफटी का फुल फॉर्म क्या हो गया, तो डी स्टैंड्स फॉर डिस्क्रीट, टी से हो गया टाइम, और एफ टी तो आप जानते ही हो, एफ टी हो गया आपका फूरियर ट्रांसफॉर्म। क्योंकि ये जो आपका कोर्स है ये डीएसपी है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग है, तो यहाँ पे जितने भी ट्रांसफॉर्म हम पढ़ेंगे वो आपका डिजिटल ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड होगा, डिस्क्रीट डोमेन से रिलेटेड होगा। इसीलिए डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, यानी यहाँ पे हमारी जो टाइम एक्सिस होगी वो कंटिन्यूअस ना होके डिस्क्रीट होगी। तो हमने पढ़ा था एन वाला टर्म, यानी जैसे हम एक्स ऑफ एन रिप्रेजेंट करते थे, या डेल्टा एन रिप्रेजेंट करते थे, या यू ऑफ एन रिप्रेजेंट करते थे बेसिक क्लासेस में। तो ये जो एन वाले टर्म्स हैं, इनका अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना चाहता हूं तो हम जिस ट्रांसफॉर्म को यूज करते हैं उसे हम डीटीएफटी कहते हैं। अगर हम किसी भी एन डोमेन, डिस्क्रीट डोमेन के सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पांस देखना चाहते हैं तो उसके लिए फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, और क्योंकि डिस्क्रीट डोमेन का है इसीलिए उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ने के पहले 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने प्रीवियस लेक्चर में सैंपलिंग में देखा था वो जानना जरूरी है। तो उनको अभी मैं कंक्लूजन के तौर पे सबसे पहले लिख दे रहा हूं।
उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे काफी आसानी से आगे का लेक्चर आपको क्लियर होगा, समझ में आएगा। तो है क्या कि सैंपलिंग में हमने क्या पढ़ा था, अगर आप देखो तो सैंपलिंग करता क्या था। सैंपलिंग करता ये था कि हमारे पास मान लो कोई भी कंटिन्यूअस सिग्नल होता था, तो इस कंटिन्यूअस सिग्नल को हम अगर सैंपलिंग करते हैं तो इसका मतलब इसको हम सिर्फ कुछ ही इंस्टेंट पे देख रहे हैं, टाइम के हर इंस्टेंट पे नहीं देख रहे हैं, टाइम के कुछ ही इंस्टेंट पे हम देख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सैंपलिंग सिग्नल। तो ये हमारा कंटिन्यूअस था टाइम में, यानी टाइम के हर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, और ये हमारा टाइम में कंटिन्यूअस नहीं है, एंटी है, यानी सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, हर एक वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये हो गया हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल को जब हम फ्रीक्वेंसी में देखते थे, जब हम इस फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम देखना चाहते थे, तो हम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते थे, उसे कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म CTFT कहते थे। सिमिलरली अब अगर मैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म देखना चाहूंगा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, तो उसे हम DTFT कहेंगे, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म। चलिए, ये तो हम समझ गए कि डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म कौन से सिग्नल का निकलेगा और क्यों मैं इसे सैंपलिंग के बाद पढ़ रहा हूं। अब सैंपलिंग में हमने कुछ और सीखा था। क्या सीखा था? हमने यह देखा था कि सैंपलिंग जब भी हम करते हैं सिग्नल की, तो जब उसका फूरियर सीरीज, यानी जब मैं उसे फ्रीक्वेंसी डोमेन में लेके जा रहा था, तो जो आपका ओरिजिनल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था उसको वो रिपीट कर रहा था इनफाइनाइट टाइम्स। उसके फूरियर स्पेक्ट्रम को, उसके फूरियर ट्रांसफॉर्म को, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को वो रिपीट कर रहा था इनफाइनाइट टाइम। कहने का मतलब ये है कि जैसा हमने प्रूफ में भी देखा था, एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ, जैसा हमने प्रूफ में भी देखा था कि जो हम सैंपलिंग करते हैं, तो सैंपलिंग सिग्नल को, किसी भी सिग्नल को हम डेल्टा के टर्म्स में लिख सकते हैं, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। और हमारा जो सिग्नल हो गया कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल xt, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं शिफ्टेड इंपल्स से, डेल्टा t माइनस nt, तो जहां जहां डेल्टा एग्जिस्ट करेगा वहां वहां एग्जिस्ट करेगा, बाकी हर जगह वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। और जब हम इस सिग्नल का फूरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो इंपल्स की प्रॉपर्टी हो जाती है कि वो सिर्फ इंपल्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जहां जहां वो एग्जिस्ट कर रहा है वहां वहां उसका स्पेक्ट्रम लाई करेगा। मतलब कहने का क्या है कि अगर मान लिया कि xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म कुछ ऐसा है, x ऑफ f फ्रॉम माइनस ओमेगा m टू प्लस ओमेगा m मान लिया, तो हमारा जो xt इंटू डेल टी माइनस टी हो गया, ये हमारा xt का है, यानी x ऑफ n का अगर मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म देखूंगा सैंपल सिग्नल का, तो वो कुछ इस तरीके का दिखता था। सेम ही सिग्नल आएगा और वो आपका रिपीट हो जाएगा, यानी ये माइनस ओमेगा m टू प्लस ओमेगा m एंड सो ऑन, ये रिपीट हो जाएगा। अब रिपीटेशन के साथ एक ये कंडीशन होता था कि आपका यहाँ पे हमें नाइक्विस्ट स्टेट सेटिस्फाई करना रहता था। सैंपलिंग की अगर बात करें तो, कि आपका जो मैक्सिमम सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी होगी fs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स fm, तब वो ओवरलैप नहीं करते थे। तो ये सारे कंडीशन होते थे। तो ये कहने का मेरा मतलब क्या है यहाँ पे, यह मैं क्यों कहना चाहता हूँ, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सिंपल सा सिग्नल था हमारे पास x ऑफ t कुछ इस तरीके का, तो अगर मैं टाइम डोमेन में उसका ट्रांसफॉर्म देखूं तो कुछ ऐसा आया। मगर अगर इसी सिग्नल को मैंने सैंपल कर दिया, यानी डिस्क्रिटाइज कर दिया, तो जब मैं उसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन देखूंगा, तो फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन में क्या चेंज आया, सेम टाइप का ही, जो जिस टाइप का यहाँ पे हो रहा है ओरिजिनल कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है, उसी टाइप का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आ रहा है, मगर वो आपका इनफाइनाइट टाइम्स में पीरियोडिक हो जा रहा है, वो रिपीटेड हो रहा है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं फॉर सिग्नल्स डिस्क्रीट इन टाइम डोमेन वेदर पीरियोडिक और अपीरियोडिक,
frequency representation is done by discrete time Fourier transform and sampling in time domain is equal to periodicity in frequency domain। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो 2 पॉइंट्स अभी मैंने बोला तो इन्हें मैं लिख देता हूं। सबसे पहले कि कोई भी सिग्नल हो, अगर आप उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना चाहते हो, कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल है, कोई भी डिस्क्रीट सिग्नल है, अब ध्यान दीजिए कोई भी बोला है यानी पीरियोडिक भी हो सकता है, एपीरियोडिक भी हो सकता है, उससे हमें मतलब नहीं है। और अगर मैं इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखना चाहता हूं तो मैं कौन सा टेक्निक यूज करता हूं, मैं डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करता हूं। और दूसरा हमने ये देखा कि अगर हम टाइम डोमेन में सैंपलिंग करते हैं, सैंपलिंग किया था मैंने टाइम डोमेन में, तो टाइम डोमेन में सैंपलिंग करना मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिटाइजेशन करना। एक डोमेन में अगर हम डिस्क्रिटाइज करते हैं तो दूसरे डोमेन में क्या हो जाएगा, पीरियोडिसिटी आ जाएगा। तो इट रिजल्ट्स इन पीरियोडिसिटी इन फ्रीक्वेंसी डोमेन एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। यानी अगर मैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में सैंपलिंग कर दूं तो टाइम डोमेन में आपका पीरियोडिसिटी आ जाएगी, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अब डीटीएफटी हम किस तरीके से निकालते हैं, तो डीटीएफटी निकालने के लिए हम जो कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला होता है सीटीएफटी का, बस उसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, टी की जगह एन रख देते हैं तो काम बन जाता है। तो कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आपने सिग्नल सिस्टम के क्लास में पढ़ा होगा। अगर मैं कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म लिखूं तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं एक्स ऑफ जे ओमेगा से, और एक्स ऑफ जे ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर -j ओमेगा टी dt। ये होता है आपका कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। तो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जैसा कि मैंने कहा यहां पे हम कुछ खास नहीं कर रहे हैं, हम बस जो टाइम एक्सिस है उसे जो कंटिन्यूअस था उसकी जगह डिस्क्रीट कर दे रहे हैं, और कुछ तो कर नहीं रहे। यानी यहां जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं x e टू द पावर j ओमेगा से। x e टू द पावर j ओमेगा इज इक्वल टू, जो इंटीग्रेशन होता है वो समेशन में बदल जाता है, लिमिट आपका है -इन्फिनिटी से लेकर +इन्फिनिटी। x ऑफ t की जगह अब आपका क्या हो जाएगा, x ऑफ n हो जाएगा, और e टू द पावर -j ओमेगा t की जगह क्या हो जाएगा, e टू द पावर -j ओमेगा n हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो क्या क्या चेंजेस किए मैंने। अगर चेंजेस की बात की जाए तो मैंने कुछ नहीं किया है, यहाँ पे जो कैपिटल टी था, जो टी था टाइम का, उसको n से रिप्रेजेंट किया, और यहाँ भी जो टी था उसको n से रिप्रेजेंट किया, और रिप्रेजेंटेशन में चेंज हो गया। इसे x ऑफ j ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसे x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे थे। क्यों? इसका मतलब ये हो गया कि ये जो रिजल्ट आएगा कंटिन्यूअस टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म में, ये j ओमेगा का फंक्शन होगा, क्योंकि इंटीग्रेट करेंगे तो टाइम का टर्म कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा का टर्म आता था। यहां पे इसका मतलब ये हुआ जो रिजल्ट आएगा वो j ओमेगा नहीं, e टू द पावर j ओमेगा का फंक्शन आएगा, क्योंकि यहां इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, समेशन कर रहे हैं, तो रिजल्ट में आपका e टू द पावर j ओमेगा भी रहता है। तो इसीलिए ताकि दोनों को समझने में भी हमें आसानी हो, रिप्रेजेंटेशन के लिए डीटीएफटी को x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा करके हम इवेल्युएट करते हैं। अब यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आया है हमारे पास, e टू द पावर -j ओमेगा n। अब ये e टू द पावर -j ओमेगा n होता क्या है, तो ये होता है आपका डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। कैसे, देखो n यानी डिस्क्रीट टाइम हो गया, कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि -j है, यानी आपका इमेजिनरी पार्ट भी है तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं, और एक्सपोनेंशियल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि e है। तो इनको हम कहते हैं डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल। और अगर आप चेक करो e टू द पावर -j ओमेगा n, तो हमने जैसा पढ़ा था
कि एक डिस्क्रीट डोमेन में n की जो वैल्यू होगी वो सिर्फ इंटीग्रल ही होगी, यानी n इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही हम रख सकते हैं। तो e टू द पावर j ओमेगा n जो है क्या वो पीरियोडिक होगा? जरा सोचो। हम जानते हैं एक मिनट, हम जानते हैं सबसे पहले e टू द पावर j थीटा का फॉर्मूला। e टू द पावर j थीटा इज इक्वल टू cos थीटा प्लस j sin थीटा, ये तो हम जानते ही हैं। तो अगर मेरे पास e टू द पावर j ओमेगा n है, माइनस होगा तो माइनस लिख लेंगे, सो इट विल बी cos ओमेगा n प्लस j sin ओमेगा n। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब e टू द पावर j ओमेगा n की अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा ऑफ e टू द पावर j ओमेगा n क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ रियल पार्ट दैट इज cos स्क्वायर ओमेगा n प्लस इमेजिनरी पार्ट दैट इज sin स्क्वायर ओमेगा n। और हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, यानी ये जो हमारा डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है, डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल e टू द पावर j ओमेगा n या e टू द पावर माइनस j ओमेगा n, कुछ भी लें, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड तो हमेशा 1 के बराबर होगा। यहां तक तो हम क्लियर हैं। इसके बाद अगर आप इसको चेक करो तो एक कंप्लीट रोटेशन पे 2 पाई पे ये आपका एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करेगा। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई एन रखता हूं। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई टी। यहाँ पे हम 2 पाई बाई एन रखेंगे क्योंकि हम डिस्क्रीट डोमेन की बात कर रहे हैं। तो n और n कैंसिल हो जाएगा। यहां अगर फॉर्मूले में रखें तो e टू द पावर j जो है वो एक कंप्लीट साइकिल में ओमेगा की वैल्यू अगर मैं 2 पाई रखूं तो वहां पे एक कंप्लीट रोटेशन करेगा और फिर यहीं पे घूमते रहेगा, और r की वैल्यू तो मैंने 1 बता दिया है। यानी ये जो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल है ये एक पीरियोडिक सिग्नल होगा और इसका पीरियड क्या होगा? 2 पाई होगा। इसका जो पीरियड होगा वो हमेशा 2 पाई होगा। तो यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। पॉइंट क्या आता है? ये जो हमारा DTFT रिजल्ट में आएगा, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, ये तो हम समझ चुके हैं कि ये पीरियोडिक आने ही वाला है। क्यों पीरियोडिक आने वाला है? क्योंकि डिस्क्रीट सिग्नल जब भी सैंपलिंग करते हैं कंटिन्यूअस को तो डिस्क्रीट सिग्नल बनता है, और डिस्क्रीटाइजेशन करने के साथ ही फ्रीक्वेंसी डोमेन में पीरियोडिसिटी आ जाती है। तो रिजल्ट हमारा पीरियोडिक आएगा। अब जो पीरियोडिक आएगा उसकी पीरियड कितनी होगी? तो उसकी पीरियड आपकी 2 पाई के बराबर होगी, क्योंकि दिस इज अ फंक्शन ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। एक्शन तो कुछ एक एम्पलीट्यूड उस पे काम करेगा ना। तो यह एक पीरियोडिक होगा। जो DTFT सिग्नल हमारे हमेशा रिजल्ट आएंगे DTFT का x ऑफ e टू पावर j ओमेगा, वो हमेशा आपका एक पीरियोडिक सिग्नल होगा विथ पीरियड ऑफ 2 पाई। इस बात का ध्यान रखिए। और जो रिजल्ट आएगा, क्या रिजल्ट आपका कंटिन्यूअस होगा या रिजल्ट आपका डिस्क्रीट होगा? अब जरा सोचो। जो रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट आएगा वो तो आपका कंटिन्यूअस आएगा ना। क्यों? क्योंकि वो e टू द पावर j ओमेगा का फंक्शन है। क्या यहाँ पे n है? नहीं, वो e टू द पावर j ओमेगा का फंक्शन है। यानी जो रिजल्ट आएगा वो हमारा कंटिन्यूअस आएगा और पीरियोडिक होगा। पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई। यानी जो हमारा x टू द पावर e j ओमेगा बनेगा वो हमेशा एक कंटिन्यूअस सिग्नल होगा विद अ पीरियोडिसिटी ऑफ 2 पाई। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं IDTFT की, यानी डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला निकालना तो हमने सीख लिया। इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला क्या होगा? तो उसको भी आप इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। तो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्या होता था? इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में हम x ऑफ t निकालते थे। तो x ऑफ t कैसे निकलता था? उसके लिए 1/2 पाई लगाते थे, इंटीग्रेट करते थे माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी में x ऑफ j ओमेगा, जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म होता था, इनटू e टू द पावर j ओमेगा t d ओमेगा। ये हम करते थे। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं? अब मैं निकालना चाहता हूं इनवर्स DTFT, IDTFT।
यानी रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट हमारा आएगा x ऑफ n। हम चाहते हैं कि वो टाइम डोमेन में किस तरीके से डिस्क्रिटाइज दिखेगा, x ऑफ n। तो x ऑफ n का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 तो एज इट इज रहेगा। अब बताओ यहां इंटीग्रेशन करेंगे या समेशन करेंगे, जरा सोचिएगा। पिछली बार फॉर्मूले में हमने इस इंटीग्रेशन को समेशन में कन्वर्ट किया। क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि यहां पे जो टाइम डोमेन का रिप्रेजेंटेशन था x ऑफ t, ये कंटिन्यूअस था और ये x ऑफ n डिस्क्रीट था, और डिस्क्रीट सिग्नल था, इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया, समेशन किया। मगर अगर अभी बात करूं तो x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा भी कंटिन्यूअस है। x ऑफ j ओमेगा तो कंटिन्यूअस है ही, x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा भी कंटिन्यूअस है। तो क्या हमारा इंटीग्रेशन आपका समेशन में चेंज होगा, जी नहीं, हमारा इंटीग्रेशन समेशन में चेंज नहीं होगा, यहां आपका इंटीग्रेशन ही होगा। क्यों इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि जिस सिग्नल को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, वो खुद ही एक कंटिन्यूअस सिग्नल है, वो डिस्क्रीट नहीं है। वो टाइम डोमेन में डिस्क्रीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी डोमेन में तो कंटिन्यूअस ही रह रहा है। सो 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा, और यहां पे क्या करना है, बस t की जगह n बैठा देना है, e टू पावर j ओमेगा n, और इंटीग्रेशन जो हम वो ओमेगा के रिस्पेक्ट में ही करेंगे ताकि रिजल्ट x ऑफ n में आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन फॉर्मूलेस को यूज करना है और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अभी सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले जो मैंने आपको समझाया उसको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं, ताकि समरी अभी तक का हमारा क्लियर हो जाए कि अभी तक हमने जो सीखा है उसको किस तरीके से समराइज किया जा सकता है, वो इंपॉर्टेंट है। तो उसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, अपना एक सबसे कॉमन फंक्शन ले रहा हूं जो हम कई बार यूज किए हैं, हमने किया है, एक रेक्टेंगुलर पल्स ले रहा हूं, टाइम डोमेन में ले रहा हूं मैं एक रेक्टेंगुलर पल्स, और मैं जानता हूं कि अगर मैं एक रेक्टेंगुलर पल्स लूं और उसका मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म लूं, तो रेक्टेंगुलर पल्स का जो फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है वो एक सिंक आता है। तो रेक्टेंगुलर का फूरियर ट्रांसफॉर्म हमारा सिंक आ गया कुछ इस तरीके का। और सिंक का अगर मैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, सिंक का अगर मैं इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लूं, तो हम टाइम डोमेन में जाके रेक्टेंगुलर पल्स पे पहुंच जाते हैं। ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन हो गया, ये हमारा टाइम डोमेन हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको डिस्क्रिटाइज कर देते हैं जैसा कि हम चाहते हैं। तो डिस्क्रिटाइज करने का मतलब क्या हो गया, डिस्क्रिटाइज करने का मतलब हो गया कि ये जो आपका कंटिन्यूअस था, अब कंटिन्यूअस न रख के सिर्फ कुछ ही पॉइंट्स पे लाई करेगा। तो इसको फॉर एग्जांपल मैंने 5 पॉइंट्स पे लिख लिया, ये मैंने आपके 5 पॉइंट्स पे लिख लिए। ठीक है, अभी ये जो टाइम डोमेन है, अब ये डिस्क्रीट टाइम डोमेन हो जाएगा। पहले कंटिन्यूअस टाइम डोमेन था, अभी एनटी हो गया है। ठीक है टाइम ही डोमेन में, मगर अभी वो डिस्क्रीट हो गया है। अब क्योंकि डिस्क्रीट टाइम डोमेन में है, इसीलिए मैं एफटी न लेके, फूरियर ट्रांसफॉर्म न लेके, डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा। और जब मैं इसका डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म लूंगा तो मैं थोड़ी देर से प्रूफ करके भी आपको दिखाऊंगा कि हमारा जो रिजल्ट आएगा फ्रीक्वेंसी डोमेन में, हम जब जाएंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आपका सिंक फंक्शन ही आएगा। मगर ये जो सिंक फंक्शन जो है, ये सिंक ही फंक्शन आएगा हमारा रिजल्ट। बट कंडीशन ये रहेगा कि अभी हमारा जो सिंक फंक्शन आएगा ना, ये आपका 2 पाई के साथ पीरियोडिक हो जाएगा। पीरियोडिक हो जाएगा 2 पाई के साथ, मतलब जो पीक है, दोनों का पीक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 2 पाई, एंड सो ऑन, वो आगे बढ़ते चला जाएगा इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी तक। तो वापस जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस जाने के लिए मुझे
IDT इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना पड़ेगा। चलिए, ये मैंने एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है जो अभी तक मैंने आपको थ्योरी में बोला है, और समराइज करते हैं अभी तक हमने जो पढ़ा है उस चीज को। सबसे पहले हम फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं किसी भी टाइम डोमेन के सिग्नल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स देखने के लिए। तो यह सिग्नल हमारा टाइम डोमेन में है, इसको जब मैं फूरियर ट्रांसफॉर्म यूज कर रहा हूं तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स इसका कुछ ऐसा बन रहा है। हम जानते हैं रेक्टेंगल का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स आपका सिंक फंक्शन बनता है। और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म से हमने क्या किया, वापस जो फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन था उससे टाइम डोमेन में हम वापस आ गए। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैंने इस सिग्नल को यहां पे सैंपलिंग कर दिया। सैंपलिंग कर दिया मतलब क्या, डिस्क्रिटाइज कर दिया। तो हमने जो कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल था उसको सैंपलिंग कर दिया, तो टाइम डोमेन में वो डिस्क्रिटाइज हो गया। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सैंपलिंग में पढ़ा था कि जैसे ही आप किसी सिग्नल को सैंपल करते हो टाइम डोमेन में, तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका जो पहले से जो स्पेक्ट्रम है वो रिपीट होने लगेगा, पीरियोडिक होने लगेगा। तो ये जो पहले से इसका स्पेक्ट्रम था वो आपका रिपीट होने लगा, जैसा कि आप देख रहे हो। और क्योंकि हम इसका डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालने के लिए e⁻j⍵n से मल्टीप्लाई कर रहे थे, फॉर्मूला क्या था, समेशन n इक्वल टू -∞ to ∞ x ऑफ n इंटू e⁻j⍵n। तो ये जो e⁻j⍵n है ये आपका क्या था, एक कॉम्प्लेक्स डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल, कॉम्प्लेक्स डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल था। और यह आपका 2 पाई के साथ पीरियोडिक हो रहा था, इसीलिए ये जो हमारा रिजल्ट बन रहा है वो पीरियोडिक हो रहा है। और पीरियोडिसिटी कितनी हो रही है, 2 पाई। तो ये तो हम समझ गए। अब एक बात बताओ, अगर यहां रेक्टेंगल ना होके ट्राइंगल होता मान लो, तो रिजल्ट क्या आता, तो भी जो भी रिजल्ट आता तो भी उसका जो पीरियोडिसिटी होता वो तो 2 पाई ही रहता, क्योंकि ये जो पीरियोडिसिटी 2 पाई है वो e⁻j⍵n पे डिपेंड कर रहा है, वो इस सिग्नल पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंट करते हैं तो जो हमारा रिजल्ट आता है वो कंटिन्यूअस बनता है और पीरियोडिक बनता है, कंटिन्यूअस प्लस पीरियोडिक। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो पीरियोडिसिटी होती है वो आपकी 2 पाई के बराबर होती है, बिकॉज ऑफ e⁻j⍵n द कॉम्प्लेक्स डिस्क्रीट टाइम एक्सपोनेंशियल सिग्नल। तो अभी तक हमने बस इतना ही सीखा, इसके बाद हमने फॉर्मूला निकाल लिया। तो हमने देखा था कि फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन -∞ to +∞ x ऑफ t e⁻j⍵t dt। तो इसका फॉर्मूला में क्या होगा, क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं यहां हमारा सिग्नल कंटिन्यूअस से डिस्क्रीट हो जा रहा है, इसीलिए जो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन की जगह आपका समेशन हो गया था -∞ to +∞। यहाँ x ऑफ t आपका x ऑफ n हो गया था और e⁻j⍵t की जगह j⍵n, सॉरी -j⍵t तो -j⍵n हो गया था। ठीक है, ये हो गया था फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला। इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म में हमारा 1/2 पाई होता था, इंटीग्रेशन -∞ to +∞ x ऑफ j⍵, e⁻j⍵t d⍵ कर देते थे हम। तो इनवर्स DTFT में क्या होता था, क्योंकि सिग्नल अभी भी कंटिन्यूअस ही है, यहाँ पे तो देखो कंटिन्यूअस ही है ना, इसीलिए इंटीग्रेशन का लिमिट चेंज ना होके इंटीग्रेशन ही रहा, वो समेशन नहीं हुआ। -∞ to +∞ x ऑफ e⁻j⍵n हो गया बस, और यहाँ पे आपका d⍵ ही रहा। तो फॉर्मूलेज आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको फूरियर ट्रांसफॉर्म और इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला ध्यान में है तो डायरेक्टली वहां से आप डिराइव कर सकते हो। तो ये अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने आपका सिंपली DTFT जो डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है
इसका फॉर्मूला डिराइव किया और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो आपको समझाया। अब डीटीएफटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं हम। तो डीटीएफटी को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वगैरह जो हमने पढ़ा था उसकी जरूरत है। तो क्या पढ़ा था हमने कि अगर हम समेशन करते हैं n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a टू द पावर n, जहां कंडीशन में दे रहा हूं कि mod a इज लेस देन 1, तो ये आपका एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो जाता था। a टू पावर 0 इज 1 प्लस a स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, और इसका समेशन का फॉर्मूला क्या होता था? फॉर्मूला होता था 1/1 माइनस a के बराबर। सिमिलरली अगर ये आपका कुछ ऐसा होता, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी ना होके कैपिटल N हो जाता कोई फाइनाइट वैल्यू के लिए, तो इसका फॉर्मूला हो जाता था 1 माइनस a टू द पावर कैपिटल N प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस a के बराबर। और अगर यहीं आप a की वैल्यू 1 रख दो तो आप देख सकते हो समेशन n इक्वल टू 0 टू n 1 टू द पावर n का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो हो जाएगा कैपिटल N प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो ये चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सिंपल सा मैथमेटिक्स है जिनका यूज पड़ेगा डीटीएफटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1, वो है आपको x ऑफ n गिवन है और x ऑफ n गिवन है a टू द पावर n un के बराबर, और आपसे पूछा गया है कंप्यूट द डीटीएफटी x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा की वैल्यू बताइए। और ध्यान दीजिएगा यही क्वेश्चन, इसी पैटर्न का क्वेश्चन आपके एकेयू के एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं 7 मार्क्स के। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी सिंपल है, काफी आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। कंडीशन गिवन है a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। चलिए सॉल्व करते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करेंगे। सॉल्यूशन हम जानते हैं, सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है समेशन n इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी x ऑफ n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। ये फॉर्मूला तो हम जानते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, बस x ऑफ n की जगह ये पुट कर देना है। तो जैसे ही मैं x ऑफ n की जगह a टू द पावर n un पुट करूंगा तो un क्या होता है, n लेस देन 0 के लिए un की वैल्यू आपकी 0 हो जाती है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इक्वल टू 0 होता है। इसीलिए लिमिट जो है वो चेंज हो जाएगा, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी हो जाएगा, और ये हो जाएगा a टू द पावर n इंटू 1, दैट इज a टू द पावर n e टू द पावर माइनस j ओमेगा n के बराबर। यहां से अगर मैं चाहूं तो इसे कुछ अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहूं तो n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा होल टू द पावर n लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो। a इंटू e टू पावर माइनस j ओमेगा होल टू द पावर n। क्यों ऐसा लिखा, मैं चाहता था इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना। तो इसका फॉर्मूला हम जानते हैं क्या हो जाता है, 1/1 माइनस a। तो हमारा सिंपल सा जो रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा 1/1 माइनस a इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा। तो अगर आपके पास जो सिग्नल है टाइम डोमेन में, डिस्क्रीट टाइम डोमेन में a टू द पावर n un है, तो अगर आप उसका डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हो तो रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा 1/1 माइनस a टू द पावर a इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है, बहुत सारे क्वेश्चन डीटीएफटी के आपसे यहीं से बन जाते हैं, और सिर्फ इतना सा जो डेरिवेशन है आपसे एग्जाम में 7 मार्क्स का पूछा गया है। तो बस स्टेप वाइज फॉर्मूले लिख के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलिए ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। थोड़ा सा धीरे धीरे क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं ताकि अगर आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन चेंज भी किया जाए तो आप आसानी से सॉल्व कर लो।
क्वेश्चन गिवन है x ऑफ n इज इक्वल टू a टू द पावर माइनस n u ऑफ माइनस n। यानी यहां मैंने क्या किया, अगर आप देखो तो दोनों जो प्लस n था उसको मैंने चेंज कर दिया माइनस n से। तो बेसिकली यहां से मैं आपको टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी जो है n को माइनस n रखना, उसका भी प्रूफ आपको समझा सकता हूं। आप उसका प्रूफ भी अगर एग्जाम में पूछे तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा का फॉर्मूला तो हमको पता ही है, समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी x ऑफ n मल्टीप्लाइड बाई e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। अब यहाँ पे मुझे x ऑफ n की जगह e टू पावर माइनस n u ऑफ माइनस n रख देना है। तो जो लिमिट है, लिमिट चेंज हो जाएगा n इक्वल टू 0 टू, अब ध्यान दो u ऑफ माइनस n है तो u ऑफ माइनस n आपका माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 तक जाएगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कई बार बच्चों को गलती होती है। क्या गलती होती है जरा सोचते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं u ऑफ n बोलूं तो आपका यूनिट स्टेप आपका टाइम डोमेन में है, मगर वो डिस्क्रीट टाइम डोमेन में है। तो u ऑफ n जो है वो आपका एग्जिस्ट करेगा 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे, और सारी वैल्यू पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी। अब अगर मैं आपको u ऑफ माइनस n बोलूं, अगर मैं आपको u ऑफ माइनस n बोलूं तो u ऑफ माइनस n क्या हो जाएगा, मिरर इमेज अबाउट y एक्सिस। सो 0 पे, -1 पे, -2 पे, -3 पे, -4 पे और सो ऑन पे, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी तक। तो u ऑफ माइनस n आपका माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक उसकी वैल्यू 1 है। यानी अगर मैं u ऑफ n प्लस u ऑफ माइनस n कर दूं तो ये 1 के बराबर नहीं होगा। जनरली हम u ऑफ t प्लस u ऑफ माइनस t करते थे तो रिजल्ट 1 होता था। अभी अगर u ऑफ n प्लस u ऑफ माइनस n कर दूं तो रिजल्ट आपका जो 0 पे होगा तो वो 1 प्लस 1 2 के बराबर हो जाएगा, और बाकी हर जगह इसकी वैल्यू आपकी 1 के बराबर हो जाएगी। तो अगर आपको कंप्लीट रियल नंबर को ऐड करना है, को कंसीडर करना है, तो वो u ऑफ n प्लस u ऑफ माइनस n माइनस 1 रखते हैं। यानी माइनस n को शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट शिफ्ट कर देते हैं, तब जाकर आपका वो रिजल्ट जो है वो कंप्लीट रियल एक्सिस 1 को कंसीडर करता है। अदरवाइज अगर आप u ऑफ n प्लस u ऑफ माइनस n करेंगे तो रिजल्ट कुछ इस तरीके का आएगा जो कि डिफरेंट होता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, कई बार बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे तो यहाँ क्योंकि u ऑफ माइनस n गिवन है, इसीलिए जो लिमिट होगी हमारी, लिमिट हमारी हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेकर 0 तक, और x ऑफ n हमारा a टू द पावर माइनस n है, u ऑफ माइनस n की जगह 1 रख दिया, e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। अब इसको सॉल्व करने के लिए मान लेते हैं एक वेरिएबल k इक्वल टू माइनस n है। अब k इक्वल टू माइनस n है, यानी जब n की वैल्यू 0 थी तो k की वैल्यू क्या होगी, सिंपल k इक्वल टू 0, और जब n की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी तो k की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ माइनस इन्फिनिटी यानी प्लस इन्फिनिटी। यानी हमारा जो लिमिट होगा वो अब हो जाएगा समेशन k इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी टू 0 एंड a टू द पावर माइनस n इज नथिंग बट a टू द पावर k e टू द पावर माइनस की जगह प्लस j ओमेगा k, माइनस n की जगह मैं k रख रहा हूं। अब समेशन आप इन्फिनिटी से 0 तक जाओ या 0 से इन्फिनिटी तक जाओ, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लिमिट काफी आसानी से आप ऊपर नीचे कर सकते हो क्योंकि समेशन का है, इंटीग्रेशन का तो है नहीं। यानी बेसिकली मैं इसे लिख सकता हूं समेशन k इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a इंटू ई टू द पावर j ओमेगा होल टू द पावर k, और फिर इसका तो फॉर्मूला हम जानते हैं 1 अपॉन 1 माइनस a, that is 1 upon 1 minus a e to the power j ओमेगा। तो ये आ गया हमारा DTFT ऑफ
सिग्नल ए टू द पावर माइनस एन यू एन, ए टू द पावर माइनस एन यू ऑफ माइनस एन का अगर मैं डी टी एफ टी देखूं तो वो हो जाएगा 1/1 माइनस ए ई टू द पावर जे ओमेगा। तो क्या मैं यहां से डी टी एफ टी का टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी देख सकता हूं? तो जरा देखो, जब मैं ए एन यू एन देख रहा था तो हमारा फॉर्मूला था 1/1 माइनस ए ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। अभी फॉर्मूला आया है 1/1 माइनस ए ई टू द पावर जे ओमेगा। यानी जब मैं n को माइनस एन से रिप्लेस करूं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या हो रहा है, ओमेगा को माइनस ओमेगा से रिप्लेस कर देना है। यानी अगर मैं सिंपल सा लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि अगर xn का dtft x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा है तो x ऑफ माइनस n का, यानी टाइम रिवर्सल अगर मैंने कर दिया, का dtft x ऑफ e टू द पावर माइनस j ओमेगा हो जाएगा। दैट्स ऑल, सिंपली हम ये काम कर सकते हैं। तो ये इसे आप कहते हैं टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी होंगी टाइम रिवर्सल, टोटल 12 to 13 प्रॉपर्टीज होती हैं जो हम इस लेक्चर में भी देखेंगे डीटीएफटी के लिए। तो साथ में ही क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ही साथ में इनको प्रूफ भी करते चलते हैं। वैसे इनका प्रूफ आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट इनका एप्लीकेशन है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। तो अभी तक हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है आपका x ऑफ n इक्वल टू a मॉड n, a टू द पावर मॉड n। जो इसका आपको डीटीएफटी निकालना है। गिवन है a इज लेस देन 1, a लाइज बिटवीन 0 एंड 1। तो अब इसे कैसे सॉल्व करें? तो क्या मैं इसे ब्रेक कर सकता हूं 2 पार्ट में n के करस्पॉन्डिंग? तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं xn इज इक्वल टू a टू द पावर n un के साथ a टू द पावर n लिखा, प्लस अब n ग्रेटर देन 0 के लिए n, देखिए मॉड n मतलब क्या होता है, मॉड n इज इक्वल टू n व्हेन n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड मॉड n इक्वल टू माइनस n व्हेन n इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो माइनस n लिख देंगे। यानी ये पॉजिटिव पार्ट हो गया, un से मल्टीप्लाई कर दिए ग्रेटर देन 0 के लिए, प्लस निगेटिव पार्ट a टू द पावर माइनस n। अब यहां क्या लिखें? क्या मैं u ऑफ माइनस n लिखूं? जी नहीं। अगर मैं u ऑफ माइनस n लिखूंगा तो 0 वाला 2 बार आ जाएगा ना, जैसा मैंने आपको यहां समझाया था। u ऑफ n प्लस u ऑफ माइनस n अगर करें तो 0 वाला 2 बार आ जाएगा। तो टोटल एक्सिस लेने के लिए आप क्या करते हैं, un प्लस u ऑफ माइनस n माइनस 1 करते हैं। इसीलिए यहां हो जाएगा a टू पावर माइनस n इंटू u ऑफ माइनस n माइनस 1। यानी ये जो सिग्नल है xn इज इक्वल टू a टू द पावर मॉड n, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं a n un, a टू पावर n un प्लस a टू पावर माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1 के बराबर। अब जरा इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, और उसका भी प्रूफ हो जाएगा। क्या हुआ यहाँ पे, जैसा कि हम देख सकते हैं आपका कि ये 2 सिग्नल्स का समेशन है। तो पहले सिग्नल का अलग से निकाल लो, ये x1 e टू द पावर j ओमेगा और इसको x2 e टू द पावर j ओमेगा मान लेते हैं, और दोनों को जब मैं सम करूंगा तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा। लीनियर प्रॉपर्टी भी फॉलो करता है डीटीएफटी आपका, ठीक है। अब x1 e टू द पावर j ओमेगा तो आप लोग जानते हैं क्योंकि अभी जस्ट हमने इसको सॉल्व किया, a टू द पावर n un का फॉर्मूला। तो ये तो मुझे मालूम है 1/1 माइनस a e टू द पावर माइनस j ओमेगा n आएगा। ये तो हम जानते हैं कि सॉरी j ओमेगा आएगा सर, हाँ ये तो हम जानते हैं कि हमारा आ जाएगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पे जैसा कि आपने देखिए मैंने सॉल्व किया a टू पावर n un का, ओके 1/1 माइनस a e टू द पावर माइनस j ओमेगा। तो ये तो मैंने निकाल लिया। अब मेरे को x2 e टू पावर j ओमेगा निकालना है, तो फिर से क्या करेंगे, फॉर्मूला यूज कर लेंगे। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समेशन
n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब यहाँ पे जो x2n है वो है a टू द पावर माइनस n u ऑफ माइनस n माइनस 1 इंटू e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। अब बताओ, क्योंकि u ऑफ माइनस n माइनस 1 है तो लिमिट कहां से कहां जाएगा? लिमिट आपका इस बार माइनस इन्फिनिटी से लेके माइनस 1 तक जाएगा, क्योंकि माइनस 1 है ना। तो इसे अगर मैं लिखूं तो ये हो जाएगा समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 1 a टू द पावर n, तो ये मैं कॉमन ले लेता हूं, a e टू द पावर j ओमेगा होल टू द पावर माइनस n लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो फिर से माइनस n को k मान लें तो ये हमें इसे कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं जैसा पिछले में किया, समेशन k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a टाइम्स e टू द पावर j ओमेगा होल टू द पावर k, ये मैं लिख सकता हूं। ठीक है, अब ये हमारा क्या फॉर्मूले पे आ गया जो हमने पढ़ा था? तो जी नहीं, ये हमारे फॉर्मूले पे नहीं आया है। फॉर्मूले में k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी नहीं था, k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी का फॉर्मूला था 1 अपॉन 1 माइनस a के बराबर। तो जरा कैसे इसे सॉल्व किया जाए, तो जरा सोचते हैं। अभी मेरे को सॉल्व करना है समेशन k इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी a e टू द पावर j ओमेगा होल टू द पावर k। जरा इसको एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड में क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले 1 लिखते हैं, तो a e टू द पावर j ओमेगा प्लस a e टू द पावर j ओमेगा का स्क्वायर प्लस a e टू द पावर j ओमेगा का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, यही होगा। अब क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? जरा सोचो, a e टू द पावर j ओमेगा मैंने कॉमन ले लिया, तो 1 प्लस a e टू द पावर j ओमेगा प्लस a e टू द पावर j ओमेगा का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा ही। तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं? a e टू द पावर j ओमेगा समेशन k इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी a e टू द पावर j ओमेगा टू द पावर k। जरा देखो, k इक्वल टू 0, एनीथिंग टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। जी हाँ, तो इस चीज को आप आसानी से इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो अब आपको फॉर्मूला के फॉर्मेट में आ चुका है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लिख सकते हो, a e टू पावर j ओमेगा डिवाइडेड बाई a 1 अपॉन 1 माइनस a होता है, सो 1 माइनस a e टू द पावर j ओमेगा। तो ये क्या आया? ये आया आपका x2 ऑफ e टू द पावर j ओमेगा की वैल्यू। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा जो x1 प्लस x2 के बराबर में था, यानी ये इक्वेशन नंबर 2 और x1 e टू द पावर j ओमेगा वाला जो इक्वेशन आया था उसमें आपको ऐड कर देना है इक्वेशन नंबर 2 को। तो इक्वेशन 2 प्लस यहाँ पे हमने लिखा है इक्वेशन 1, दैट विल बी योर कंप्लीट आंसर। तो इस तरीके से आपको मॉड की अगर क्वेश्चन दिए जाए तो उनको सॉल्व करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका यूनिट इंपल्स फंक्शन। अब देखो, यूनिट इंपल्स फंक्शन जो आपका टाइम डोमेन में होता था और जो डिस्क्रीट डोमेन में होता है, दोनों में अंतर तो होता है। क्या अंतर होता है? जो टाइम डोमेन में होता है उसको हम जब रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ पे एक एरो बैठा देते थे और बोलते थे कि ये t इक्वल टू 0 पे आपका इंफिनिटी जा रहा है, एरिया अंडर द कर्व इक्वल टू 1, इसको हम डेल्टा t कहते थे। मगर वही जब हम आपका कंटिन्यूअस टाइम डोमेन के बजाय डिस्क्रीट टाइम डोमेन में जाते हैं तो यहाँ हम एरो नहीं बैठाते हैं, यहाँ पे हम सिंपली लिख देते हैं, यहाँ पे इसको डेल्टा n, यानी डेल्टा n की वैल्यू क्या होती है? एट t इक्वल टू 0 डेल्टा n की वैल्यू 1 के बराबर होती है। यानी एक सिंपल सा ये एक यूनिट फंक्शन है और कुछ नहीं है। यहाँ पे इंपल्स का कॉन्सेप्ट एक यूनिट फंक्शन, यानी t इक्वल टू 0 पे 1 हो जाता है और कुछ नहीं होता है। तो अब मुझे इसका निकालना है आपका ट्रांसफॉर्म।
डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म, तो वो क्या होगा? तो सिंपल सा फिर से क्या करना है अपने को, देखो फॉर्मूला बैठाना है और रिजल्ट लाना है। समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, यहाँ पे xn की जगह डेल्टा n बैठ जाएगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा n। अब डेल्टा n कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है? सिर्फ जीरो पे एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी हर जगह उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो n की बाकी सब वैल्यू के लिए जीरो, और यहाँ पे n की जगह जीरो पे इसकी वैल्यू वन, यानी क्या कर देंगे, जहां जहां n है वहां वहां जीरो रख देंगे। तो ये हो जाएगा वन और ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस j ओमेगा। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं? यहां से मैं यह कंक्लूड कर सकता हूं, यहां से मैं यह कंक्लूड कर सकता हूं कि जो डेल्टा होता है टाइम डोमेन में, डेल्टा n, इसका अगर मैं DTFT लेता हूं तो हमारा रिजल्ट आता है, सॉरी, माइनस जे ओमेगा इंटू जीरो, तो एनीथिंग टू पावर जीरो इज इक्वल टू वन हो जाता है, वन इंटू वन इक्वल टू वन। तो इसका जो हमारा रिजल्ट आता है वो हो जाता है सिंपल सा वन के बराबर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक दो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस हमने कंसीडर किए। एक आपका था ए टू द पावर एन यू एन, तो उसका फॉर्मूला भी आपको याद होना चाहिए, वन डिवाइडेड बाई वन माइनस ए टू द पावर ए इंटू ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा। और दूसरा हमने देखा आपका डेल्टा एन, तो डेल्टा एन का आपका जो DTFT होगा वो वन के बराबर होगा। ये आपको ध्यान में होने चाहिए ये दोनों फॉर्मूले। अब यहाँ पे जरा एक और प्रूफ देख लेते हैं टाइम शिफ्टिंग वाला। यहाँ पे काफी आसानी से आप टाइम शिफ्टिंग का प्रूफ देख सकते हो, और ये जो टाइम शिफ्टिंग है इसी के बेसिस पे और क्वेश्चंस भी आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। यानी मान लो कि अभी मैं चाहता हूं डेल्टा एन का, तो मेरे को पता चल गया कि डेल्टा एन का जो DTFT आएगा वो वन आएगा। अभी मैं चाहता हूं डेल्टा एन माइनस थ्री का निकालना, तो क्या होगा बताओ जरा। तो सबसे पहले इसको प्रूफ करके देख लेते हैं, उसके बाद शॉर्टकट से यानी टाइम शिफ्टिंग के फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। तो अगर मैं डेल्टा एन माइनस थ्री देखूं तो डेल्टा एन माइनस थ्री का कैसे निकालेंगे? समेशन n इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी डेल्टा n माइनस थ्री ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा एन, यही तो फॉर्मूला आएगा ना x ऑफ ई टू द पावर जे ओमेगा का, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये सिर्फ n इक्वल टू थ्री पे एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी जगह तो इसकी वैल्यू जीरो है ना। तो n इक्वल टू थ्री पे डेल्टा n माइनस थ्री की वैल्यू वन है, और ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस जे ओमेगा, n की जगह थ्री हो जाएगा। यानी जो रिजल्ट हो गया वो हो गया ई टू द पावर माइनस जे टाइम्स थ्री ओमेगा के बराबर। तो यहां से मैं क्या देख रहा हूं कि डेल्टा n का जो DTFT है वो वन आ रहा है, और डेल्टा n माइनस थ्री का जो DTFT है वो माइनस जे थ्री ओमेगा आ रहा है। तो सिमिलरली अगर मान लो मेरे से कोई पूछ दे डेल्टा n प्लस फोर, इसका DTFT क्या होगा, तो क्या मुझे फॉर्मूले से जाने की जरूरत है? जी नहीं, मैं सिंपली लिख सकता हूं e टू द पावर माइनस क्यों किया था, क्योंकि यहां पहले से माइनस था, माइनस नहीं है तो प्लस रहेगा क्योंकि यहां बीच में प्लस है, जे फोर ओमेगा। तो यहां से आपने एक और प्रॉपर्टी प्रूफ कर लिया, टाइम शिफ्टिंग। यानी टाइम डोमेन में पहले n था, उसके बाद n माइनस थ्री था या n प्लस फोर था, तो किस तरीके से हमें लिखना है। अब जरा इस टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को अगर मैं कंक्लूड करके लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि अगर xn का DTFT आपका x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा है, तो x ऑफ n माइनस n नॉट का DTFT x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा ही रहेगा, मगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, e टू द पावर माइनस j ओमेगा n नॉट से। और सिमिलरली अगर x ऑफ n प्लस n नॉट का आप निकालना चाहो तो क्या होगा, x ऑफ e टू द पावर j ओमेगा ही रहेगा, मगर इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, e टू द पावर प्लस j ओमेगा n नॉट से। यानी जो सिंबल यहीं पे है नेगेटिव तो नेगेटिव, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, बस e टू द पावर दैट पार्ट कर देना है जिससे वो शिफ्ट हो रहा है। तो अगर अभी तक बात करूं तो अभी तक मैंने क्या कवर किया,
अभी तक मैंने शुरुआत किया आपको यह बताते हुए कि डीटीएफटी होता क्या है। तो टाइम डोमेन में हमने अगर कंटिन्यूअस टाइम डोमेन में सैंपलिंग किया तो डीटीएफटी आया। जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट हमेशा कंटिन्यूअस और पीरियोडिक हो रहा था 2 पाई के साथ। उसके बाद हमने डीटीएफटी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए और साथ में ही 3 प्रॉपर्टी कवर कर ली। कौन सी 3 प्रॉपर्टी? राइट नाउ आप देख रहे हो टाइम स्केलिंग वाली प्रॉपर्टी, इसके पहले लीनियरिटी वाली प्रॉपर्टी देखी थी ए टू द पावर मॉडर्न के फॉर्मूले में, और टाइम रिवर्सल वाला देखा था ए माइनस एन यू ऑफ माइनस एन के फॉर्मूले में। तो 3 प्रॉपर्टी कर लिए, कुछ क्वेश्चंस कर लिए और ये भी कर लिया। तो बेसिक जो है डीटीएफटी का वो यही है। इसके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, 10 के करीब प्रॉपर्टीज होती हैं और जो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे डीटीएफटी के, ताकि आपका जो डाउट्स है वो डाउट्स क्लियर हो जाए। और बस अभी तक जितना मैंने कवर किया है इसके बेसिस पे आपका 60% टू 70% क्वेश्चन जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं आप सॉल्व कर सकते हैं। तो उनको आप ट्राई करो सॉल्व करने का, और अगले लेक्चर में बाकी सारे प्रॉपर्टीज कंप्लीट करने के बाद उन क्वेश्चंस को भी हम जल्दी से डिस्कस कर लेंगे कि किस तरीके से सॉल्व करना है। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड डे।